Hello everyone. In this video we will discuss about the very important concept of permutation and combination, and that is distribution of alike objects. कि ऑब्जेक्ट्स अगर आइडेंटिकल है और उनको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो इसको हम एक और नाम देते हैं बेगर्स प्रिंसिपल। तो बेगर्स प्रिंसिपल के बेस पर हम इसका एक फार्मूला भी डेवलप करेंगे। सपोज आपके पास में एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ओके, एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग आर पर्सन्स। तो नंबर ऑफ वेज को फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, आर पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। हाँ, तो अब इसको थोड़ा सा इस बेगर्स के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें कि आपके पास में कुछ आइडेंटिकल कॉइन्स है, सपोज करो 2 रुपये के सिक्के हैं और आपको बेगर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेगर्स लाइन में लगे रहते हैं, तो आप समटाइम्स क्या है ये नहीं देखते कि मतलब आप कॉइन्स को निकालते हैं और समटाइम्स एक ही बेगर को दे देते हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक बेगर को कुछ कॉइन्स दिए, दूसरे को कुछ दिए, तीसरे को कुछ दिए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो उसी पॉसिबिलिटीज़ को हमको यहाँ पे काउंट करना है कि एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और अगर आर परसेंट में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम पहले छोटा केस लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास में मतलब बेगर प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं कि 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, करेक्ट, ये 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, और मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बेगर्स में। ठीक है, 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसको कॉइन मान लो, 5 कॉइन्स को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो देखो हमको यहाँ पे पार्टीशन करना पड़ेगा। यहाँ मैंने पार्टीशन कर दिया और यहाँ पार्टीशन कर दिया। अब पार्टीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से मुझे पता चलता है कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स एक बेगर को मिले, ये 2 ऑब्जेक्ट्स एक बेगर को मिले, और ये एक ऑब्जेक्ट तीसरे बेगर को मिला। ठीक है, और यहाँ पे हमको ये देखना है कि किसी भी बेगर को कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। तो केसेस क्या क्या हो सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये दोनों पार्टीशन यहाँ रख दिया, इसका ये मतलब हो गया कि ये सारे के सारे आइडेंटिकल कॉइन्स है वो एक ही बेगर को मिले, करेक्ट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ मैंने पार्टीशन रख दिया और यहाँ पार्टीशन रख दिया, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट एक बेगर को मिला, ये वाला ऑब्जेक्ट एक बेगर को मिला, और एक 3 के 3 ऑब्जेक्ट्स दूसरे तीसरे बेगर्स को मिले। तो कहने का मतलब ये है कि 2 ही स्टिक की रिक्वायर्ड है, तीसरे स्टिक की रिक्वायर्ड नहीं है पार्टीशन बनाते। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको ए बी और सी, इसको 2 दिया, इसको 2 दिया, इसको 1 दिया, यहाँ पे हम लोग ऐसे लाइन बना देते हैं, करेक्ट है। इसी वे में हम पार्टीशन करते हैं। तो आप इसको 2 स्टिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि 3 पर्सन्स है। अगर 4 पर्सन्स होते, सपोज करो यहाँ 4 पर्सन्स होते तो एक और स्टिक की रिक्वायरमेंट हो जाती थी, करेक्ट है। तो जितने पर्सन्स होंगे ना उससे एक कम स्टिक की आपको रिक्वायरमेंट है। तो अब आप क्या करें कि ऐसे जितने पॉसिबल केसेस होंगे, ये स्टिक यहाँ है, यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, ऐसे कितने पॉसिबल टोटल अरेंजमेंट होंगे उसको हमको फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना पड़ेगा रो में, रो में अरेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स आपके पास में कितने हैं, 5 कॉइन्स है और 2 स्टिक है, मतलब 7 ऑब्जेक्ट है। अगर ये 7 के 7 डिस्टिंक्ट होते तो आप उसको कितने वेज में अरेंज करते, रो में 7 फैक्टोरियल वेज में। लेकिन यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे 2 ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग these 7 objects in a row. Out of these 7 objects, 5 objects are identical and the 2 objects are also identical of
डिफरेंट काइंड, करेक्ट है। तो अब इसमें से हम फार्मूला डेवलप करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके पास में 5 और 3 ये नंबर्स क्वेश्चंस में गिवन है कि 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और 3 बेगर्स है। तो इनके टर्मिनोलॉजी में हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में 7C2 है। तो 7C2 को मैं लिख सकता हूँ 5 + C2, करेक्ट है। अब देखो 5 तो आ गया, 5 आ गया, अभी 3 लाना बाकी है। तो 3 के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 2 को मैं 3 - 1 लिख सकता हूँ और C 3 - 1। अब आपके पास में ये जो क्वेश्चन में गिवन नंबर है 5 और 3 ये दोनों आ गए, करेक्ट है। तो 5 + 3 - 1 C 3 - 1 ये फार्मूला बन गया। मतलब इसका डायरेक्ट फार्मूला आप बना सकते हैं कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होंगे और उसको r परसेंट में हमको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका फार्मूला बनेगा n + r - 1C r - 1, बस हो गया ये फार्मूला। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कितने फार्मूले हम याद करें। अक्सर हमको कंफ्यूज होने लग जाता है कि ये n + r - 1 है या n + r + 1 है, करेक्ट है। हाँ, तो अब इसी चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए आप ये जो प्रोसेस अप्लाई किया जिसको मैं बेगर्स प्रिंसिपल बोलूँगा, उसको आप इजीली रिमाइंड कर सकते हैं कि जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, मतलब उनको आप कॉइन मान लो और जितने बेगर्स है उससे एक कम स्ट्रिक ले लो, करेक्ट है। और फिर उनको रो में अरेंज कर दो, इतने ऑब्जेक्ट्स को रो में अरेंज कर दो, बस ये बन गया आपका फार्मूला। तो मेरे पास में ये 5 कॉइन्स है, 3 बेगर से इसलिए 2 स्टिक ले लिए, अगर 4 बेगर होते तो 3 स्टिक लेता। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, टोटल नंबर ऑफ पेज आपको मालूम है, बस इस तरीके से आप जा सकते हैं, वही इसका ये फार्मूला है, करेक्ट है। तो आई थिंक दैट ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट कैसे करना है क्वेश्चनों को, इसको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ मैं, सो दैट आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 10 फ्रूट्स है जो कि आइडेंटिकल है और उनको 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4 पर्सन है, इसका मतलब स्टिक कितने होंगे, स्टिक्स होंगे 3। तो टोटल मेरे पास में कितने ऑब्जेक्ट होंगे, ये 10 और ये 3, तो 13। तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अगर 13 ऑब्जेक्ट्स को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है रो में, अरेंज करना है रो में, तो वो 13 फैक्टोरियल वेज में होंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट एक ही प्रकार के आइडेंटिकल है तो 10 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और ये 3 दूसरे प्रकार के आइडेंटिकल है तो 3 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड किया। अगर आपको फार्मूला मालूम है तो 10 फ्रूट्स मतलब 10 प्लस 4 पर्सन में मेरे को डिवाइड करना है, मतलब 4 - 1 C 4 - 1 दैट इज 13C3, दैट इज 13 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, वही चीज़ आ गया। तो ये फार्मूला तो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये जो आपने बेगर्स प्रिंसिपल लगाया है इससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, भूल भी नहीं पाएंगे, करेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड दी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 24। इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालना है। देखो पहली बात तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात किया है, इसको अंडरलाइन करो, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, बेगर्स प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखो 24 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब आप क्या सोचो कि आपके पास में ये जो 2 3 बार है, मतलब 3 आइडेंटिकल कॉइन्स है 2 रुपीज़ के, और ये 3 एक बार है मतलब 3 रुपीज़ का एक कॉइन है, और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग 3 बेगर्स एक्स वाई एंड जेड। तो कैसे, अब आप क्या करें, ये 2 रुपये के कॉइन और ये 3 रुपये का कॉइन थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, तो ये तो आइडेंटिकल है और ये एक अलग है, ठीक है। तो अब इनको 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स वाई जेड में, करेक्ट है।
तो ये 3 आइडेंटिकल कॉइन और 3 बेगर्स है, तो स्टिक कितने होंगे 2, और इसको टोटली हमको अरेंज करना है रो में, तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 इंटू 4, मतलब इसके तो 10 वेज हो जाएंगे। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 3 को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपके पास में सिर्फ एक ही कॉइन है और बेगर 3 है, तो स्टिक कितने होंगे 2, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 3। फाइनली जो आपका आंसर होगा 10 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 30। लेकिन ये तभी जब ये पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात की है। तो आपने देखा कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 24 के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, तो हमने यहाँ पे बेगर्स प्रिंसिपल यूज़ किया कि 24 के प्राइम फैक्टोरियल निकाला। इससे मुझे ये पता चलता है प्राइम फैक्टोरियल के टर्म्स में मैंने 24 को क्यों लिखा, इससे मुझे आइडेंटिकल क्वाइंस मिलेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 आइडेंटिकल क्वाइंस मिल गए, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये 3 बेगर्स में। अगर 3 की पावर 5 होते तो फिर दूसरे 5 आइडेंटिकल क्वाइंस लेता, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता 3 बेगर्स में। बात समझ में आई? इसीलिए 24 के मैंने प्राइम फैक्टर्स लिया और उसको मैंने बेगर्स प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। पहली बात तो ये वर्ड को अंडरलाइन करिए, इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात किया है। इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x1 x2 x3 x4 इक्वल टू 2 1 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपने बेगर्स मेथड्स के बारे में सुना होगा, तो बेगर्स मेथड अगर अप्लाई करते तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होते तो डायरेक्टली बेगर मेथड भी आ जाता। आप वैसे ही काम करिए, तो इसको क्या करो 2 1 0 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 21 इंटू 10 मतलब 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो बेगर्स मेथड तो हम अप्लाई कर सकते हैं अगर ये पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होता तो। करेक्ट है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, सिंपली पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होता तो देखो आपके पास में ये 4 बेगर्स है, मतलब 3 आपके पास में स्टिक्स रहेंगे। बेगर्स मेथड में तो यही होता है, जितने बेगर्स होते हैं उतने एक कम स्टिक ले लेते हैं। ठीक है, और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो ये एक प्रकार का कॉइन है, ये दूसरे प्रकार का कॉइन है, ये तीसरे प्रकार का कॉइन है, मतलब आइडेंटिकल कॉइन्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक ही कॉइन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 बेगर्स में। ये कॉइन सपोज करो मैंने कॉइन ले लिया 2 रुपये का, करेक्ट है, 2 रुपीज़ का कॉइन मैंने कंसीडर किया है, और ये 3 डंडी इसलिए लगाए, 3 स्टिक्स इसलिए लगाए क्योंकि आपके पास में 4 बेगर्स है, जितने बेगर्स होते हैं उससे कम एक स्टिक लेना पड़ता है। तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स को मेरे को अरेंज करना है रो में, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 3 यहाँ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, तो ये 4 वेज हो जाएंगे। तो अब वैसे ही अगर मान लिया 3 के कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसके भी 4 वेज हो जाएंगे। लाइक दैट टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करूँ, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये 4 की पावर 4 हो जाता। तो ये तो हो गए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। लेकिन अब आपके पास में यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात किया है, तो अब क्या होगा? इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए आपके पास में चूंकि यहाँ पे 4 प्राइम फैक्टर्स है, एक 3 है, एक 7 है, एक 2 है, एक 5 है, करेक्ट है। इनमें से कोई 2 नेगेटिव हो जाए तो भी पॉजिटिव इनका प्रोडक्ट 2 1 0 आ जाएगा। अगर इनमें से चारों के चारों नेगेटिव हो जाए तो भी प्रोडक्ट 2 1 0 आ जाएगा, और सबके सब पॉजिटिव हो जाए, मतलब ये वाला केस तो 4 की पावर 4 ही होगा, करेक्ट है। तो अब हमको इनमें से किसी 2 को नेगेटिव बनाना है, तो केस 1 बनेगा। देखिए यहाँ पर केस 1, ठीक है, केस 1 बना रहे कि किसी 2 को सिलेक्ट कर लो वो नेगेटिव हो गए, किसी 2 को सिलेक्ट कर लो वो नेगेटिव हो गए, करेक्ट है, ठीक है। और क्योंकि इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 4 की पावर 4 है, तो इंटू 4 की पावर 4, समझे क्या?
4 की पावर 4 वेज में, दो नेगेटिव है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे और इसी वे में जाएंगे तो 4 की पावर 4 ही तो मिलेगा। करेक्ट है। सपोज करो मैंने इसको नेगेटिव ले लिया तो यहाँ नेगेटिव करूँगा तो बात तो यही होगा, 4 वेज ही आएंगे। 7 को नेगेटिव ले लिया तो एक ही बात हो जाएगी। इस बार -2 वाला जो कॉइन है वो एक ही कॉइन है, आइडेंटिकल कॉइन, ठीक है कि नहीं। और ये 3 स्टिक्स तो उसके तरीके तो 4 वेज ही होंगे ना। गॉट द पॉइंट, बिल्कुल सही, सेम वे में चल रहे। तो ये हो जाएगा। केस 2 क्या हो सकता है कि चारों के चारों नेगेटिव है, मतलब 4C4, चारों को सिलेक्ट कर लीजिए, 4 में से 4 ही को सिलेक्ट किया मैंने, एक ही वेज होगा, इंटू 4 की पावर 4। और केस 3 क्या हो सकता है, ये वाला केस 3 ये होगा कि चारों के चारों पॉजिटिव है, मतलब चारों को सिलेक्ट कर लिया और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो देखो ये कितना होता है, ये होता है 6, ये कितना होता है 1 और ये भी कितना होता है 1। तो इसका मतलब 6 इंटू 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4, मतलब 8 इंटू 4 की पावर 4, ये आंसर होगा। तो आपने इसको बेगर प्रिंसिपल से ही सॉल्व किया है। करेक्ट है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, या हम जिसको बेगर प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि हमको इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशंस के। तो 210 के मैंने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स मैंने क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बेगर्स प्रिंसिपल यूज़ करना है। बेगर्स प्रिंसिपल यूज़ करने के लिए मुझे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट चाहिए। तो प्राइम फैक्टर्स के जितने पावर्स होंगे ना, वो उस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स अलाइक रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो एक ही ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल है। फिर ये दूसरी वैरायटी में आते हैं, यहाँ ये दूसरे प्रकार का कॉइन है, वो भी एक ही है। अगर 2 होते तो 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते अमॉन्ग दीज 4 बेगर्स। जितने बेगर्स होते एक कम स्टिक लेते। आई होप दैट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करेक्ट है। ओके फाइन। और इस क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस इफ AI इक्वल टू x माइनस AI डिवाइडेड बाई x माइनस AI का मॉड, वेयर I इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 to n and A1 is less than A2 is less than AN, then we have to find out the limit of A1 into A2 into up to the AN when x is approaching towards AM, where m lies between 1 and n and m can be 1 और m can be n। ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू -1 की पावर m, या -1 की पावर m+1, या -1 की पावर m-1, या डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। आपने इस प्रकार के क्वेश्चन तो देखे होंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू x-2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x-2, ये क्या आता है, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट कैसे आएगा, पहले कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, मतलब x अप्रोच कर रहा है 2 की ओर लेफ्ट साइड से, मतलब आप कहीं 1.99 पे खड़े हो तो इसको ओपन करेंगे। अभी x 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव में ओपन होगा, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये x-2 और ये नेगेटिव में ओपन होगा, माइनस ऑफ x-2, तो दैट इज इक्वल टू आ जाएगा -1। सेम चीज़ राइट हैंड लिमिट में आते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव x-2, इस बार ये पॉजिटिव में खुलेगा क्योंकि आप 2 के राइट हैंड साइड में मतलब 2.1 समथिंग पे है, तो ये x-2 पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, एज इट इज खुलेगा, तो इसका लिमिट आ जाएगा 1। करेक्ट। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात तो आपने बेसिक में ही पढ़ा होगा जब आप लिमिट स्टार्ट करते हैं। अब इसका लैंग्वेज ऐसे बना दिया है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब इसका लैंग्वेज ऐसा बना दिया है लेकिन इसका आंसर भी डज नॉट एग्जिस्ट ही है। अब देखते कैसे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी को यहाँ अप्लाई करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आप ये बात समझ लीजिए कि इसका आंसर भी, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल वही है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा। जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप लिमिट A1 की बात करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू AM, A1 हो जाएगा, या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू AM, A2 हो जाएगा, लाइक दैट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू AM, AN हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई।
अब a1 क्या है इसको देखते हैं लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a1 के हिसाब से ये हो जाएगा x माइनस a1 बाई मॉड ऑफ x माइनस a1, करेक्ट है। अब आप देखेंगे इसमें अगर आपने am की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और अगर यहाँ की कंडीशन को देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू m लेस देन 1, तो मैंने ले लिया 1 इज लेस देन m लेस देन n, यानी 1 से बड़ा है और n से छोटा है, तो डेफिनेटली ये am करेक्ट है, am माइनस a1 अब भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, करेक्ट है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो एज इट इज़ खुलेगी am माइनस 1, तो यहाँ पे ये am माइनस a1 डिवाइडेड बाई am माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, करेक्ट है। अच्छा एक और चीज़ आपके पास में कि यहाँ पे अभी m जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब am बड़ा होगा a1 से, am बड़ा होगा a1 से, तो ये हमेशा 1 ही देगा, मतलब इसका लिमिट तो 1 ही आएगा क्योंकि ये अब पॉजिटिव में ही खुलेगा, करेक्ट है। सिंपली अगर मैंने इसको 1 और 2 के बीच में ले लिया, 1 और 2 के बीच में ले लिया या 1 और 3 के बीच में ले लिया, तब भी अगर आप देखें तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मतलब इसका लिमिट तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। सेम यहाँ पे ऐसे जो m से पीछे है, मतलब a1 a2 a3 अप टू दी am माइनस 1, यहाँ तक के जितने भी लिमिट्स होंगे उनका वैल्यू 1 ही आएगा, करेक्ट है। अब रही बात इसकी कि मैं बात करूँगा इस am की, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू am माइनस am डिवाइडेड बाई am माइनस am, इसकी बात करेंगे। तो अब ये जो लिमिट है, अब देखो am के जस्ट राइट हैंड साइड में रहोगे तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, तब तो लिमिट +1 आएगा। अगर am के लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये नेगेटिव में खुलेगा, तब तो लिमिट -1 होगा, मतलब ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इधर मैंने देखा इधर इसके पीछे में जितने भी लिमिट्स है वो सब एग्जिस्ट हो रहे हैं और उनका आंसर 1 आ रहा है, मगर इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, करेक्ट है। सेम चीज़ उधर जो भी जितने भी रहेंगे उन सबके लिमिट्स -1 होंगे, बीच में ये डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ये केस कब हो गया, ये केस तब लिया मैंने जब m को 1 और n के बीच में लिया है। अगर मान लीजिए m को मैं 1 ले लेता, ठीक है, m को मैंने कितना ले लिया 1, m इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाता ये 1, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी 1 ही है, ठीक, ये 1 और ये 1। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लिमिट आएगा ये कितना आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा अगर इक्वल टू है। लेकिन आप जब अप्रोच कर रहे हैं a1 की ओर, तो राइट हैंड साइड से आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, a1 से बड़ा हो जाएगा ये a1, यहाँ जो क्वांटिटी x है वो आपका a1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ इस केस में राइट हैंड लिमिट +1 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 हो जाएगा, मतलब जब m इक्वल टू 1 लूँगा तब भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और अगर m इक्वल टू n लूँगा तब भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और अगर m 1 और n के बीच में है तब भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। आई होप दैट आपको बात समझ में आई। ओवरऑल इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको इसके पहले एग्जाम्पल बताया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x - 2 मॉड ऑफ x - 2, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट +1 आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 होता है, ओपन करते हैं मॉड को, तो अगर ये 1 और n के बीच में m है तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एक लिमिट होगा am, इस am की बात कर रहे हैं, ये जो am है
ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, उसके पहले के जितने भी लिमिट हैं वो एग्जिस्ट होंगे, 1 होगा, उसके बाद के जितने भी लिमिट्स हैं वो एग्जिस्ट होंगे, -1 होगा, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन किसका है, डज नॉट एग्जिस्ट का है, ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब अगर ये 1 होगा तब भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मैंने बताया अभी आपको। अगर ये n होगा m तब भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और इस क्वेश्चंस को देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आपको tan को पुट करना पड़ता है, सो दैट आपके पास में sec स्क्वायर एक्स डी एक्स वो जो है dt में कन्वर्ट हो जाता है। बस वो कॉन्सेप्ट बार बार ये क्वेश्चन में यूज़ होता है, इसी कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन है। आपको लिमिट निकालना है इस इंटीग्रेशन का 0 से लेके π/2 में dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ए और बी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन है कि मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन या फिर इक्वल टू। करेक्ट, यहाँ पे भी इक्वल टू है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इंटीग्रेशन है 0 से लेके π/2 में dx है, यहाँ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो आप इसमें tan और सेक स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेंगे, है ना, डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे, तो ये dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा a स्क्वायर और ये बनेगा बी स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। करेक्ट है। तो अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा और रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स है ना, इसको आप लिखिए बी tan एक्स और इस पूरे का स्क्वायर। करेक्ट है, 0 से लेके π/2। और अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको tan x और सेक स्क्वायर एक्स क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे tan x क्रिएट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स है तो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स भी क्रिएट हो गया। ठीक, अब आप पुट करेंगे, पुट b tan x इक्वल टू टी। तो आपके पास में बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई बी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। अभी लिमिट चेंज करेंगे, तो पहले तो ये लिख दो डी टी बाई बी, मतलब ये 1/b और ये डी टी, ये बन गया ए स्क्वायर और ये टी स्क्वायर जो कि इंटीग्रेबल है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट अब चेंज करेंगे तो जब x को आपने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, और x को आपने π/2 लिखा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 0 से लेके इन्फिनिटी में डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को हमको इंटीग्रेट करना है। देखो इन्फिनिटी आ गई तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन्फिनिटी tan इनवर्स में अगर आ जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, और दूसरी अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये अच्छा है। मतलब इन्फिनिटी दो जगह पे बहुत अच्छी लगती है, एक तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए सो दैट पूरी वैल्यू 0 हो जाए, या फिर इन्फिनिटी का में आ जाए tan इनवर्स में। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 होता है। तो दो जगह पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को देखिए घबराने का नहीं। और ये तो वही फार्मूला है, देखो ये 1/b, दिस इज 1/a tan इनवर्स ऑफ t बाई a, ये आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका, ये क्या बनेगा, दैट इज 1/b, तो ठीक है, दिस इज 1/a tan इनवर्स ऑफ t बाई a। ठीक है, 1/a में तो आप लिमिट लगाएंगे नहीं, तो 0 टू इन्फिनिटी ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 1/ab है, और अब आप लिमिट लगाएंगे, तो पहले इन्फिनिटी लगाएंगे tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और फिर 0 आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0। जैसे मैंने बताया ये पूरा काय में कन्वर्ट हो गया 0 में, और ये काय में कन्वर्ट हो गया π/2 में, फाइनली हो जाएगा π/2ab। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, π/2ab। ये 0 हो गया और ये π/2 हो गया, यहाँ पे ab है, तो π/2ab, मतलब दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट।